हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आवर्त सारणी चैप्टर का अगला हिस्सा देखेंगे। इसके पहले एक पार्ट आपको दिखाया गया था जिसमें प्रारंभिक सारी चीज़ें बताई गई थी कि आवर्त सारणी की आवश्यकता क्यों पड़ी, किस आधार पर आवर्त सारणी बनाई गई, किसने किसने प्रयास किया, कौन कौन असफल हुए और असफलता के क्या क्या कारण थे, गुण एवं दोष पर चर्चा हुई। मेंडलीव की आवर्त सारणी पर हम लोगों ने विचार किया। अब हम लोग मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी यानी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें संशोधन हुए, जो संशोधन हुए तो फिर उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए उन पर चर्चा करेंगे। और उसके साथ आज कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी कि इस लेक्चर को कंप्लीट आपको जितना इंपॉर्टेंट है आज के आधुनिक आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको पूरा समझा दिया जाए। यानी कि जो दीर्घाकार आवर्त सारणी जिसको कहते हैं, जो हेनरी मोजले ने दी, उसको भी आज हम लोग समझ लेंगे। तो देखिए यहाँ से सबसे पहली बात आती है कि भाई अब आपने जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो लास्ट लेक्चर जरूर देखें आवर्त सारणी का पार्ट 1, तभी वो पार्ट 2 को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए आपने देखा था अभी तक कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकृत किया और उन्होंने वर्गीकरण का आधार प्रारंभ में किसको रखा था, उन्होंने उसको प्रारंभ में रखा था परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में। सबसे बड़ी गलती ये थी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। फिर आगे चल करके उनकी आधुनिक आवर्त सारणी के रूप में मोजले ने उसमें पहले संशोधित किया। तो वैज्ञानिक मोजले ने उसमें संशोधन किया और उन्होंने, किसने संशोधन किया, मोजले साइंटिस्ट का नाम था मोजले, जिन्होंने अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो इन्हीं की है। तो ये इन्होंने इसमें संशोधन किया और संशोधन किया पहले तो मेंडलीव की ही आधुनिक आवर्त सारणी उसको कहा गया, मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी उसको कहा जाने लगा या मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी उसको कहा गया। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसी में संशोधन कर दिया, संशोधन किया और इन्होंने देखा कि एक्स विकरणों के आधार पर कुछ एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने निकाला था कि भाई इन स्पेक्ट्रमों से ये पता लगता है कि अब ये जो परमाणु भारों के आधार पर ना होकर के परमाणु क्रमांकों के आधार पर इनकी संरचना होनी चाहिए, इनको रखना चाहिए, आवर्त सारणी को बनाना चाहिए। तो फिर उन्होंने, मोजले ने मेंडलीव की ही आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक को आधार बनाया और परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। ठीक, अभी तक आप मेंडलीव की आवर्त सारणी की चर्चा में है, ध्यान रखें। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी गलत थी जिसमें परमाणु भार को आधार बनाया गया था, उसको मोजले ने संशोधित करते हुए उसमें परमाणु क्रमांकों को आधार बनाया और परमाणु क्रमांकों को आधार बना करके फिर उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया। और अब आवर्त की संख्या और वर्ग की संख्या बदल जाती है। यहां से आवर्त, जैसे यही पहला क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह थे। आवर्त और समूह की बात अगर करते हैं आप, तो क्योंकि अब संशोधन हुआ, संशोधन होने के बाद मेंडलीव की ही आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 समूह हो गए। ठीक है, पहले 8 थे, अब देखिए 9 समूह जो हुए उसमें क्या हुआ, 9 समूह में बात ये जो आई, अब इसको याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, 7, कितने समूह हैं, 9। देखिए पहले 8 में व्यवस्थित था। अब ये जो 8 के बाद, मैं यहाँ पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, सिंपली आप ये समझिए जैसे यहाँ पर 8 था, मान लेते हैं 1 2 ऐसे बना करके पहले ये सब बना हुआ था, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद एक और समूह जोड़ दिया गया जिसको समूह 0 नाम दिया गया, शून्य समूह। ठीक है, ये और जोड़ा गया जिसमें इनर्ट अक्रिय गैसों की खोज हुई, अक्रिय गैसों को शामिल किया गया। इनर्ट या अक्रिय गैसें कौन कौन सी थी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सब अक्रिय गैसें आई और इनको इसमें शामिल किया गया। ठीक है, तो ये जो संशोधित आवर्त सारणी हुई उसमें फिर कितने आपके आवर्त हुए, आवर्त इस तरीके से थे, इस तरीके से आवर्त बनते थे। ठीक है, इस तरीके से क्षैतिज रेखाएं जो ये बन रही कॉलम, ये आवर्त थे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये 7 आवर्त और इस तरीके से 1 2 3 4 ऊपर से नीचे के क्रम में अगर देखें तो ऊपर से नीचे के क्रम में जो स्तंभ बन रहे हैं ये आपके 9 हो चुके थे। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ठीक है, यहां से जो आधुनिक आवर्त सारणी थी मेंडलीव की, संशोधन करने के बाद उसमें आवर्तों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या या समूहों की संख्या 9 हो गई। ठीक है, चलिए, तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कितने हुए, क्यों हुए, और इसकी बात आप समझ गए किसने संशोधन किया, मोजले ने संशोधन किया। तो अब काफी लंबे समय तक इनकी आवर्त सारणी ये परमाणु क्रमांक के आधार पर अध्ययन की जाने लगी। उसके बाद आगे चल करके
इसी को मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी कहा गया। अब मेंडलीफ की जो संशोधित आवर्त सारणी थी उसमें और क्या क्या विशेषताएं थी वो इन बिंदुओं के आधार पर आपको समझना है, लिखना है। अगर आता है कि मेंडलीफ की आधुनिक या संशोधित आवर्त सारणी की विशेषताएं बताइए, तो उसमें आप यही लिखेंगे, इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहला बिंदु ये है कि मेंडलीफ की जो आधुनिक आवर्त सारणी थी या संशोधित आवर्त सारणी थी जिसमें सुधार किया गया, उसमें तत्वों का मुख्य लक्षण परमाणु क्रमांक को बनाया गया। मोजले द्वारा, साइंटिस्ट वैज्ञानिक मोजले द्वारा इसमें संशोधन किया गया और उन्होंने बताया कि परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में तत्वों को न व्यवस्थित किया जाए बल्कि परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित किया जाए। तो परमाणु क्रमांकों को आधार बनाया गया, सबसे पहली विशेषता। दूसरी विशेषता थी कि अब इसमें जो आवर्त थे, आवर्त 1, 2, 3 ये सब आवर्त थे जो 7, इनको अगर मैं इस तरीके से बना के अगर आपको दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं। अगर मैं एक डायग्राम आपको बना करके दिखाऊं तो आप इसको भी समझिए। जैसे मान लीजिए आपका ये कर सकते हैं हम लोग, एक जनरल आपको अप्रोच रखनी है। ये आपका हीलियम हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, बाकी बीच में यहाँ पर कुछ थे नहीं थे, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। आपका देखिए दूसरा, फिर पहला आवर्त ये हो गया जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम केवल 2 ही तत्व थे, और बाकी चीज़ें मैं ऊपर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं, आपको एक जनरल आइडिया लेना है। 1, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। ठीक है, ये आपके 7 हो गए। और इन्हीं के साथ नीचे और आप देखेंगे लैंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज को भी इसमें शामिल किया गया था। अभी आगे ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो अब ये देखिए, आप यहां पर आप देखेंगे हाइड्रोजन तो इसमें मुख्यतः ये 7 ही है, लेकिन उसी में लैंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज को भी पार्ट करके दे दिया गया था। ठीक है, तो आप इसमें ये देखेंगे कि सबसे पहला जो समूह था, आप इधर नीचे फोकस अभी मत करिए, ये चीज़ को आप अपना बिल्कुल हटा दीजिए माइंड से। ठीक है, क्योंकि ये छठे और 7वें आवर्त के हिस्से हैं। आप केवल अभी इतना देखिए, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 आवर्तों की कहानी क्या है उसको देखिए। सबसे पहले आवर्त 1, आवर्त मतलब जब भी आवर्त कहेंगे आप इधर से इधर बढ़ेंगे, मतलब लेफ्ट से राइट। आवर्त का मतलब हुआ बाईं ओर से, भाई ये आप इधर देख रहे हैं तो ये आपका बायां साइड और ये दायां साइड है, तो आप देखेंगे बाईं ओर से किधर बढ़ना है, दाईं ओर, इन्हीं को आवर्त कहते हैं। और जब हम ऊपर से नीचे की ऐसे बात करेंगे, ऊपर से नीचे, तो इसी को वर्ग या समूह कहा जाएगा, वर्ग कहा जाएगा या समूह कहा जाएगा। ये बातें आप ध्यान रखें। अभी के लिए हम बात कर रहे हैं आवर्तों की। तो देखिए आवर्त में क्या है, पहला आवर्त आप देख रहे हैं केवल हाइड्रोजन और यहां हीलियम, 2 तत्व ही थे और बीच में कोई तत्व नहीं थे। ठीक, इसीलिए पहले आवर्त को अति लघु आवर्त, बहुत छोटा आवर्त, अति लघु आवर्त कहा गया, जिसमें केवल 2 तत्व थे। और 2 तत्व कौन से थे, हाइड्रोजन और हीलियम। आपसे तत्व नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये सबसे छोटा है तो इसको याद रखिए, हाइड्रोजन और हीलियम बस। बाकी मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी के पहले आवर्त में कौन से 2 तत्व थे, हाइड्रोजन हीलियम, ये छोटी चीज पूछी जा सकती, बड़े चीजें नहीं पूछी जाएंगी। अब 18 तत्व और 32 तत्वों के नाम नहीं पूछे जाएंगे आपसे, तो इसलिए इसको याद रखिए कि मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी के पहले आवर्त में 2 ही तत्व थे जो कि हाइड्रोजन और हीलियम थे। दूसरी विशेषता आवर्त 2 और 3, आवर्त संख्या ये 2 है और ये आवर्त संख्या 3 है। इसकी बात करें, ये आवर्त संख्या 1 थी। आवर्त संख्या 2 और 3 को लघु आवर्त कहा गया, इसमें से 8 तत्व थे, 8 तत्व थे। ठीक है, मतलब जैसे एक यहाँ पर हो गया, फिर आप इसको देखें तो एक ये और हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, है ना, 7 और 8 हो गया। देखिए ये अब आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और ये ग्रुप 0 जिसको हम 0 समूह कहते हैं, ये वाला आपको दिख रहा है। इस प्रकार की कुछ आवर्त सारणी बनाई गई, डिजाइन की गई। और इसमें अब आवर्त 2 में जो तत्व हैं, जैसे इस तरफ आप बढ़ेंगे तो ये आवर्त 2 है, जैसे लेफ्ट से राइट हम बढ़ते जा रहे हैं, ये पूरा आवर्त 2 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तत्व ये लिए जाएंगे। ठीक है, और इसको ये 9 नंबर पे जो था ये आपके बाद में जोड़े गए, जो कि क्या थे, अक्रिय गैसें या इनर्ट गैसेस थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 2 और 3 में 8 तत्व, आवर्त 4 और 5 में जिसको दीर्घ आवर्त कहते हैं 18 तत्व, ये आवर्त 4 है, ये आवर्त 5 है, इसमें आपके 18 तत्व, 18 तत्व। ये देखिए आपके इसमें 8 तत्व, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ दोनों को शामिल करके। ठीक है,
18 तत्व का मतलब ये हो 4 और 5 दोनों में, है ना। फिर ये 6 नंबर आवर्त और ये 7 नंबर आवर्त, इसमें 32 तत्व थे, इसमें 32 तत्व थे, ठीक है। तो आपने देखा कि आवर्त 2, 3 को लघु आवर्त कहा जाता है, आवर्त 4 और 5 को दीर्घ आवर्त कहा गया, जिसमें 18 तत्व थे। आवर्त 6 और 7 को अति दीर्घ, वेरी लार्ज, अति दीर्घ आवर्त कहा गया, जिसमें 32 तत्व थे। अब जो एक समस्या पहले आपको मैंने पढ़ाया पहले पार्ट में कि समस्थानिकों का स्थान नहीं निश्चित हो पा रहा था, क्योंकि वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित था। और समस्थानिक क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो। तो समान वहां पर परमाणु क्रमांक का आधार था ही नहीं, इसलिए प्रॉब्लम थी। इसमें क्योंकि परमाणु क्रमांक का आधार लिया गया, इसलिए समस्थानिकों की चिंता अपने आप दूर हो गई और समस्थानिकों को स्थान प्राप्त हो गया, यानी कि उनकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। ठीक, तो ये भी बात यहाँ पर निकल के आ गई। ये सारे बिंदु आप लिख लेंगे। अब आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप अगर पूछा जाता है विशेषताएं, तो आप विशेषताओं में बताएंगे कि मेंडलीव की संशोधित या आधुनिक आवर्त सारणी में संशोधन मोजले द्वारा किया गया, और इस आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं इस प्रकार हैं कि इनमें परमाणु भारों को आधार न बना करके परमाणु क्रमांकों को आधार बनाया गया, परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम पर तत्वों को व्यवस्थित किया गया, और इसमें आवर्त संख्या, इसमें 7 आवर्त और 9 समूह हुए। आगे इसमें अक्रिय गैसों को नवे समूह को शून्य समूह का नाम दिया गया, और शून्य समूह के नाम में नवे समूह में आपकी समस्त अक्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसें रखी गई, जो कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन है। आपको मैंने बता दिया, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, अक्रिय गैस बोल दीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। फिर आया कि आवर्त संख्या 1 जो इसमें था, उसमें 2 ही तत्व रखे गए, हाइड्रोजन और हीलियम, जो सबसे छोटा आवर्त है, जिसको अति लघु आवर्त कहते हैं। आवर्त संख्या 2 और 3, आवर्त संख्या ये आपका 2 और 3 को लघु आवर्त कहते हैं, जिसमें 8 तत्व हैं। आवर्त संख्या 4 और 5 जिसको दीर्घ आवर्त कहते हैं, जिसमें 18 तत्व हैं। और आवर्त संख्या 6 और 7 को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं, क्योंकि इसमें 32 तत्व है। अब आप तो देख रहे हैं यहाँ पर 32 नहीं है, इसका कारण यह है कि इसमें 2 और चीजें जोड़ी गई थी। अब यहां से इसको भी लिखेंगे, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड। यहां से 2 प्रकार के और तत्व थे जिनको अलग कर दिया गया, क्योंकि इनकी विशेषताएं, गुण, धर्म अलग अलग थे। इनकी विशेषताएं, गुण एवं धर्म अलग अलग थे, इसीलिए इनको 2 अलग जगहों पर डिवाइड किया गया। जबकि ये 6ठे और 7वें के ही हिस्से हैं। छठे आवर्त, ये जो छठा आवर्त आप देख रहे हैं इस प्रकार से, इतना इसी का हिस्सा ये है, ये वाला आवर्त, ठीक है। मतलब पहले आप 2-3 स्टेप तक यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, फिर आप इसी को, मतलब ये मान के चलिए कि ये जो छठवां, ये नीचे आप देख रहे हैं जिसको हम नाम देते हैं लैंथेनाइड, ध्यान से देख लीजिए इसका नाम क्या है, लैंथेनाइड श्रेणी या सीरीज। ये जो लैंथेनाइड वाले तत्व हैं जो इसमें रखे गए, इन तत्वों को इसी छठे का हिस्सा समझिए। ये आप यहाँ के बाद से आप समझेंगे छठे का हिस्सा, यहाँ के बाद से फिर पहले इनको सोचिए बीच में ही रख दिया जाएगा, काउंट किया जाएगा, 6 वाले में ही इनको भी गिनेंगे, और 7वें में आप देखेंगे 7वें वाले में इसको गिनेंगे, इस वाली सीरीज को, ये जो नीचे है इसका नाम है एक्टेनाइड, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज या श्रेणी। तो इनको भी शामिल किया गया, ठीक है, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज को भी शामिल किया गया था। ये भी इसकी विशेषता थी आधुनिक आवर्त सारणी की। और इसके बाद समस्थानिकों को स्थान प्राप्त हुआ, क्योंकि अब यह परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में था। ये जो संशोधित पीरियोडिक टेबल आपके सामने संशोधित आवर्त सारणी है, इसको बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में रखने के कारण इसमें समस्थानिकों के स्थान की समस्या भी दूर हो गई, वह भी निश्चित हो गए, ठीक है। इतना आपको लिख देना है बस, इससे आपका पूरा फुल मार्क्स अगर 2 नंबर में आता है तो आप पा जाएंगे। इसके बाद आता है विकर्ण संबंध क्या होते हैं। विकर्ण संबंध को अच्छे से समझते हैं। इसी में दूसरे और तीसरे में, जैसे यहाँ हाइड्रोजन है तो इस जगह था लिथियम, इस जगह था सोडियम। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर था आपका बेरिलियम और इस जगह था आपका मैग्नीशियम। इसी प्रकार से यहाँ पर एक तत्व बोरान और यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर एल्युमिनियम और यहाँ ऐसे, ये समझेंगे। कुछ तत्व इस स्थान पर ये नहीं थे, मैं इसको अलग से ही समझा देता हूँ, यहाँ पर गंदा हो जाएगा फिर आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन, विकर्ण संबंध आप समझेंगे। बाकी विशेषताएं तो आप समझ चुके होंगे, अब हम लोग समझेंगे विकर्ण संबंध क्या है। देखिए आवर्त 2 और आवर्त 3 में कुछ तत्व ऐसे थे, आवर्त 2, आवर्त जो भी आपने 7 आवर्त पढ़े इस तरीके से, इसमें 2 और 3 की बात हम करेंगे कि आवर्त संख्या 2
और आवर्त संख्या 3 के कुछ तत्व ऐसे थे जो एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करते थे, जिसमें तत्व लिखे गए हैं यहाँ पर, याद रखिएगा इन तत्वों को। आवर्त 2 के तत्व हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन। आवर्त 3 के तत्व हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। ये तत्व ऐसे तत्व थे, इनमें से कुछ तत्व एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करते थे गुण धर्म आदि के आधार पर, और वो तत्व एक दूसरे के विकर्ण पर स्थित थे। जैसे टेढ़ी लाइन ऐसे बनाए, देखिए इस तरीके से ऐसे विकर्ण बनता है ना। आप जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज या आयत में ऐसे ये जो रेखा बनती है इस तरीके से, ये सब विकर्ण होते हैं। तो इस टाइप की तिरछी रेखाओं पर है, इसलिए विकर्ण नाम दिया गया। तो विकर्ण संबंध इसलिए कहा गया कि ये विकर्णों पर स्थित तत्व आवर्त 2 और आवर्त 3 के कुछ तत्व एक दूसरे से गुण धर्म के आधार पर समानता प्रदर्शित करते हैं, जो कि एक दूसरे से विकर्ण पर स्थित है, विकर्ण पर स्थित है। इसलिए इस संबंध को विकर्ण संबंध कहा गया। मतलब लिथियम का संबंध मैग्नीशियम से विकर्ण संबंध है, बेरिलियम का संबंध एल्यूमिनियम से विकर्ण संबंध है, बोरान का संबंध सिलिकॉन से विकर्ण संबंध है। ठीक है, यही आपको लिखना है, बस इस तरीके से ये बना देना है और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आप ये लिख भी देंगे कि आवर्त 2 और आवर्त 3 के कुछ तत्व एक दूसरे से समानता गुणधर्म आदि के आधार पर समानता प्रदर्शित करते हैं, जो कि एक दूसरे से विकर्ण पर स्थित होते हैं। जैसे लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरान और सिलिकॉन के साथ विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। हो गया, ये आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से आप विकर्ण संबंध तक आपका कार्य हो चुका है। अब हम चलते हैं और अब जो इस वक्त आप आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है दीर्घाकार आवर्त सारणी या हेनरी मोजले द्वारा दी गई आवर्त सारणी जो हम पढ़ रहे हैं, जिसको आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है, इसकी कुछ विशेष बातों का अध्ययन कर लेते हैं जो आपसे पूछा जाता है, जिसमें धात्विक प्रकृति, अधात्विक प्रकृति, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत धनात्मकता, कब बढ़ता है कब घटता है, परमाणु त्रिज्याएं आदि आदि, ये सब प्रश्न समझते हैं और उसको देखते हैं। तो मैं इसको हटा रहा हूं और आपको आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बताता हूं। अब हम लोग ये आधुनिक आवर्त सारणी यानी दीर्घाकार आवर्त सारणी पढ़ेंगे, जो कि आप देखते हैं इन लक्षणों पर भी हम चर्चा करेंगे जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। धात्विक अधात्विक लक्षण, धन विद्युतीय ऋण विद्युतीय लक्षण, ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति, ये सब जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं इनकी भी चर्चा इनके आधार पर करेंगे। सबसे पहले आप देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घाकार आवर्त सारणी है जो मोजले ने बनाई है, जो इस वक्त वर्तमान में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो कुछ इस प्रकार की आपको दिखती है और इसमें बहुत सारे तत्व आपको दिखाई पड़ते हैं। 118 तत्व हैं कुल, याद रखिएगा इसमें कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं और सभी के सभी डिस्कवर हो चुके हैं। 2016 में सभी तत्व खोजे जा चुके हैं। ठीक है, ये बात आप देख सकते हैं कि अब इस प्रकार से अभी हमारी जो आवर्त सारणी है वो कंप्लीट है और ये आवर्त सारणी आपको इस रूप में अध्ययन करनी होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये जानते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो इसमें क्या क्या तत्व होते हैं। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंसियम है। इस टाइप से पहले में ये तत्व है, फिर इसको सब याद नहीं करना है, आपको समझना है। और बेरिलियम, मैग्नीशियम है, जैसे यहाँ पर कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है और इसी तरीके से बहुत सारे तत्व हैं। तो इसी प्रकार से आप देखते हैं इनर्ट गैसेज यहाँ पर है, हीलियम है, नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टॉन हुआ, जेनॉन हुआ, रेडॉन हुआ, इस तरीके से यहाँ तत्व है। और ये जो 17 वाला है इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, तो ये सब आप आगे ध्यान रखेंगे। अभी हमें इसको फिल नहीं करना है ना, हमको समझना है उस तरीके से। हमें नहीं देखना कि ये जो तत्व कौन से कहाँ हैं, हमें ये नहीं देखना, हमें ये देखना है कि इनकी विशेषताओं पर चर्चा करनी। अब देखिए आपको मालूम है कि इधर जो तत्व होते हैं, सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी को अगर हम डिवाइड करें तो आप देखिए ये 1 2 3 4 5 6 और 7, लेफ्ट से राइट ऐसे 7 पंक्तियां आपको दिखाई पड़ रही, कुल 7 पंक्तियां। ये जो 7 पंक्तियां हैं ये आवर्त हैं, यानी कि जो आधुनिक आवर्त सारणी में भी आवर्त हैं वो 7 ही हैं, यानी नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, 7। और अगर देखा जाए वर्ग या समूह क्या होते हैं तो ये आप देखेंगे ऊपर से 1 2 3 ऐसे देखेंगे, 3 4 5, इस तरीके से देखते देखते आप देख रहे हैं नंबर्स लिखे 18। तो वर्ग जो है इसमें 18 है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग या समूह है। वर्ग कहें या समूह भी कहते हैं इसको। तो आप देख रहे हैं जो क्षैतिज पंक्तियां दिख रही हैं ये आपके आवर्त हैं और जो स्तंभ दिख रहे हैं इस तरीके से वो समूह कहलाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि ठीक है 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग है या समूह है आधुनिक आवर्त सारणी में,
ठीक है, किसने दिया? हेनरी मोजले ने दिया। तो ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। इसके पहले हम लोग दिमित्री मेंडलीव के बारे में पढ़े थे कि भाई मेंडलीव ने कैसे कैसे किया था, उन्हीं को संशोधित करके फिर अब एकदम संशोधित फॉर्म में हम ऐसे इस रूप में पढ़ते हैं। आज आप जो किताबों में देखते हैं ऐसी ही आवर्त सारणी आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें क्या है, इधर के ये जो दो, पहला और दूसरा आप देख रहे हैं, ये जो दो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ग्रुप, ये जो फर्स्ट और सेकंड वाला है, ये आपको इनके अलग अलग नाम, इसको अलग देखा जाए तो ब्लॉक वाइज अगर देखें तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं कहीं कि ये जो है एस ब्लॉक एलिमेंट है। एस ब्लॉक मैंने यहाँ लिख दिया है, ऐसे यहाँ भी लिख देता हूँ, मतलब दो ही मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड, ये वाला फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, ये जो जितने एलिमेंट इनमें हैं ये सब एस ब्लॉक हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखें, एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं क्योंकि आपको एक आगे चल के डिवाइडेशन मिलता है SPDF में, जो कि किसने दिया था? आफबाउ ने दिया था, आफबाउ साइंटिस्ट ने दिया था। आफबाउ के कारण SPDF में भी आप याद रखें, पूछा जा सकता, पहला समूह दूसरा समूह एस ब्लॉक है। यहाँ से देखिए इस जगह से इधर के जो जितने भी ब्लॉक हैं ये P ब्लॉक है, ठीक है। ये बीच वाले जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये D ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, हालांकि ये ब्लॉक आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी। और ये नीचे जो आप देख रहे हैं दोनों के दोनों, ये F ब्लॉक समूह, F ब्लॉक के तत्व हैं। तो ये आपका SPDF में डिवाइडेशन है। अगर पूछा भी जाए तो 13 से 18 के बीच में जो आपके वर्ग है वो P ब्लॉक है, पहला और दूसरा वर्ग S ब्लॉक कहलाता है। और ये 3 से लेकर के 12 तक D ब्लॉक होता है। और नीचे जो लैंथेनाइड और एक्टेनाइड, इसका नाम, ये जो सीरीज आप देख रहे हैं ये लैंथेनाइड सीरीज है और ये एक्टेनाइड सीरीज है, ठीक है। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज है नीचे। तो ये बातें हो गई, इनके नाम याद रखिएगा। अब देखिए जो पहला और दूसरा समूह है, पहले समूह के सभी तत्व क्या कहलाते हैं? पहला समूह, पहला वर्ग जो है, वर्ग नंबर 1, वर्ग की बात हो रही, वर्ग मतलब ऊपर से नीचे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ये सब जो लिखे हैं। पहले वर्ग के तत्वों को कहा जाता है क्षारीय धातुएं, याद रखिए। और दूसरे वर्ग के तत्वों को कहा जाता है क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं। ये सब पूछ लिया जाता है अक्सर, ये 17 नंबर वाले पूछ लिए जाते हैं। तो जो 17 नंबर का समूह है इसको भी आप अलग से नोट कर लें, हैलोजन परिवार कहा जाता है, इसको हैलोजन कहे जाते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आते हैं। और ये 18 वाला भी अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसको आप याद रखें। 18 नंबर का समूह जो है वो अक्रिय या निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस कह लीजिए या निष्क्रिय गैसें कह लीजिए, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन ये सब है। तो ये कुछ वर्गों को पूछ भी लिया जाता है, तो इनको भी याद रखेंगे। अब आप आ जाइए सीधे अपने इन सभी पॉइंट्स को समझने के लिए। देखिए सबसे मुख्य बात क्या है? सबसे मुख्य बात यह है कि आप देख रहे हैं कि इस तरफ सब धातुएं होती हैं, फिर बीच में धातु से इधर जैसे 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 हम इधर बढ़ते हैं, इधर का मतलब बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ बढ़ते जाते हैं क्या होता है, अधातुएं मिलती चली जाती हैं। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब धातुएं तो है नहीं, अधातुएं हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक तरह से जब हम लेफ्ट से राइट बढ़ रहे हैं तो क्या फर्क पड़ रहा है कि धातुएं घट रही हैं और अधातुएं बढ़ रही हैं। इसका मतलब अधातु मिलती जा रही हैं, धातु इधर है और इधर जाके अधातु रखे गए। तो इसका मतलब क्या होगा, आपसे अगर पूछा जाए कि धात्विक लक्षण बढ़ेगा कि घटेगा, तो क्योंकि धातुएं तो इधर मिलना बंद हो जा रही ना, तो धात्विक लक्षण घटेगा। अगर हम किसी भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं, यानी आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं, तो क्योंकि धातुएं इधर हैं और अधातुएं इधर हैं, तो इसका मतलब कि धातुएं हमें मिलना बंद हो जाएंगी, तो धात्विक लक्षण कम होगा, और अधातुएं मिलना शुरू हो जाएंगी, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह, इसका मतलब अधात्विक लक्षण बढ़ेगा। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि किसी भी आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है या घटता है, तो आप कहेंगे धात्विक लक्षण घटता है और अधात्विक लक्षण बढ़ता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से अगर आपको बताऊं तो थोड़ा सा स्पेस बना करके इसमें काम किया जाए, इसको किस तरीके से साइड में लिखा जाए। आई होप आप लोग ये सब अच्छे से समझ गए होंगे, देख गए होंगे। हाँ, यहाँ से एक और चीज़ आप समझ लीजिए, फिर मैं इसको समझा के पूरा हटाता हूँ, फिर इन सबको डिस्कस करता हूँ अच्छे से। आप ये जान लीजिए कि इधर सब धातुएं हैं और इधर सब जितनी रखी है सब धातुएं हैं। ढंग से समझते चले जाइए, नोट करते भी चले जाइए। और इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे इधर हम अधातुओं की तरफ बढ़ते जाते हैं, ये अधातुएं। तो धातुएं कैसी होती, धनात्मक होती हैं हमेशा। धातुएं कैसी होती है, धन विद्युतीय लक्षण। धातुओं पर धन चार्ज होता है, धन आवेश, तो इधर धनावेश होता है। और जैसे जैसे इधर आप बढ़ते जाएंगे इधर सब ऋणात्मक। अधातुएं हमेशा ऋणात्मक होती हैं, नेगेटिव होती हैं।
ठीक, तो ये भी बात। अब आपसे कोई पूछेगा कि आप बाईं ओर से दाईं ओर जा रहे हैं तो ऋणात्मकता बढ़ रही है और धनात्मकता घट रही है, क्योंकि धनात्मकता तो इधर है, ऋणात्मकता इधर है। जितने भी अधातुएं हैं वो सब ऋणात्मक होती हैं, विद्युत ऋणात्मक होती हैं, इसलिए ऋणात्मकता तो बढ़ेगी जब आप इधर जाएंगे, लेकिन धनात्मकता घटेगी। तो ये सब आप साफ साफ बता सकते हैं। समझते चलिए, इधर धातुएं हैं, इधर अधातुएं हैं। धातुएं धनात्मक होती हैं, अधातुएं ऋणात्मक लक्षण प्रकट करती हैं। ठीक, ये सारी बातें हो गई। तो इन सारी बातों को आप ढंग से समझिए, नोट करिए, और ये ध्यान रखिए, ये जो आवर्त 6 और आवर्त 7 है, ये जो लैंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज है, ये आवर्त 6 और 7 के ही हिस्सा है, अलग नहीं है। अलग बनाए गए हैं क्योंकि इन तत्वों के गुणधर्म अलग अलग थे, तो अलग कर दिए गए। मगर ये देखिए यहाँ पर जैसे 57 आया, 57 के बाद देखिए 58 से ये शुरू होता है, 58, 59, 60, पहले इनको गिना जाता है, 61, 62, 63 ऐसे करके, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। फिर इसके बाद 72 यहाँ से चालू हो जाता है, 72, 73, 74। इसका मतलब आप ये जानते हैं कि 6 वाले में 57 के बाद फिर इनको गिना जाएगा, फिर आप आएंगे। इसका मतलब ये जो लैंथेनाइट सीरीज है ये छठे आवर्त का ही हिस्सा है, और ये एक्टेनाइट जो सीरीज है ये 7वें आवर्त का हिस्सा है। क्योंकि देखिए 89 के बाद यहाँ 90 आना चाहिए, 90 यहाँ आया है। यहाँ बाद में जब आप 90, 91 ऐसे संख्या पूरी कर लेंगे तो आगे चलेगा। इसका मतलब ये वाला समूह, ये वाला जो आवर्त दिख रहा है लैंथेनाइट श्रेणी, ये आपका छठे आवर्त का हिस्सा है, और जो एक्टेनाइट दिख रहा है ये 7वें आवर्त का हिस्सा है। ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। बस अब आप इसको मैं हटा रहा हूँ और उन सारे पॉइंट्स को क्लियर करा देता हूँ। चलिए, आई थिंक आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, आधुनिक आवर्त सारणी को डिटेल में समझ गए होंगे कि क्या क्या होता है। जिन लोगों को थोड़ा पहले से नॉलेज है वो तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। अब मेन बातें जो पूछी जाती हैं वो ये सब पूछी जाती हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं। जैसे अगर हम बोलें कि भाई अगर हम लेफ्ट से राइट जाएं, मैं ये सिंबल बना रहा हूं, इसका मतलब आप कहां से जा रहे हैं, इस एरो का मतलब हुआ आप चल रहे हैं बाईं ओर से दाईं ओर। इसका मतलब हम लोग इस तरफ चलने पर क्या क्या बढ़ेगा क्या क्या घटेगा वो लिखेंगे। देखिए, जब आप बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा वो लिख लेते हैं, और इसके साथ साथ एक यहां पर हम ये भी लिख लेते हैं कि जब हम एक मिनट, इसको भी हम साथ में लिखेंगे, कहीं पर स्पेस बना करके इस तरफ बना लेते हैं ऐसे। ऊपर से नीचे, जब आप ऊपर से नीचे चलेंगे तो क्या होगा, नीचे की ओर। ये बातें हम लोग देखेंगे। दो तरह से इन बिंदुओं को पूछा जाता है कि आप ऊपर से नीचे चलने का मतलब क्या, वर्ग या समूह में चल रहे हैं, और बाईं से दाईं ओर जाने का मतलब कहाँ जा रहे हैं, आवर्त में चल रहे हैं, है ना। आवर्त हमेशा बाईं से दाईं ओर होते हैं। ये बातें याद रखिए। अब देखते हैं, अभी आपने देखा था पूरी श्रेणी जिसमें इधर धातुएं थी और उस तरफ जाते जाते अधातुएं थी। इसका मतलब जब हम लेफ्ट से राइट, बाईं ओर से लेफ्ट से राइट जाते हैं, बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले पॉइंट अगर हम बात करें आपसे कि धात्विक लक्षण कैसा होता है, तो धातुएं कम होती जाती हैं। अगर हम बोले कि धात्विक लक्षण का क्या होता है, आपसे पूछें तो आप कहेंगे धात्विक लक्षण घटता है। देखिए, मैं जहां पर ऐसे बना दूं वो घटना लिख देते हैं, चलिए नहीं तो प्रॉब्लम होगी आप लोग। धात्विक लक्षण घटता है, पॉइंट नंबर 1। तो इसी का विपरीत, अगर धातुएं, देखिए जब आप इधर से इधर जाते हैं तो धातुएं तो इधर थी, अधातुएं इधर थी, इसका मतलब धात्विक लक्षण घटा। तो दूसरा इसका विपरीत याद रखेंगे, फिर इसका मतलब कि अधात्विक लक्षण बढ़ता है। अब जो घटना यहां हो रही है बाईं से दाईं ओर जाने में, उसके विपरीत घटना इधर होगी वर्ग में जाने पर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, तो आप कहेंगे धात्विक लक्षण बढ़ता है। यहां पर उल्टा होगा, ऊपर से नीचे जाने में धात्विक लक्षण बढ़ता है। ध्यान रखें, जो बातें यहां पर होंगी उसके विपरीत बात ऊपर से नीचे होगा। क्या चीज घटा था, धात्विक लक्षण यहां घटा था, तो ऊपर से नीचे जब आएंगे तो फिर धात्विक लक्षण बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान रखें। अधात्विक लक्षण बढ़ता है, यहां पर आया है अधात्विक लक्षण बढ़ता है, तो यहां पर आप कहेंगे फिर अधात्विक लक्षण घटता है। लक्षण घटता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ये बात कब हो रही है, जब हम समूहों में ऊपर से नीचे आ रहे, जो 18 समूह थे उनमें ऊपर से नीचे आते हैं तो ये घटनाएं होती हैं, और जब हम 7 आवर्त जो हैं हमारे उसमें चलते हैं तो ये घटनाएं होती हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरी बात आती है, धन विद्युतीय और धन
विद्युतीय और ऋण विद्युतीय लक्षण। आप बताइए, मैंने अभी बताया था आपको कि जितनी धातुएं वो धनात्मक होती, जैसे सोडियम इस पर प्लस होता है, कैल्शियम पर 2+ होता है, मैग्नीशियम धातु है 2+ होता है, जितनी धातुएं उन पे धन आयन होते हैं, धनात्मक लक्षण होता है। इसका मतलब मैं अगर बात करूं, धातुएं तो इधर है, आप चल किधर रहे हैं, बाईं से दाईं ओर। इसका मतलब अगर कहा जाए आवर्त सारणी में अगर आप बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो उनका जो धन विद्युतीय लक्षण है, धन विद्युतीय लक्षण मतलब धनात्मकता, विद्युत, इसको दो तरह से कहेंगे, धन विद्युतीय लक्षण या कह लीजिए कि विद्युत धनात्मकता, धनात्मकता। इसका क्या होगा, क्योंकि विद्युत धनात्मक तो इधर धातुएं हैं, आप जा रहे हैं दाईं ओर अधातु की तरफ, इसका मतलब ये घटेगा, इसका मतलब ये लक्षण क्या होगा, घटता है। और ये लक्षण अगर यहाँ घटता है तो ऊपर से नीचे समूह में आएंगे तो धन विद्युतीय लक्षण बढ़ेगा। यही लक्षण धन विद्युतीय लक्षण आप यहां लिखेंगे कि बढ़ता है। धन विद्युतीय लक्षण कहे या विद्युत धनात्मकता कहे, दोनों बातें याद रखिएगा। साथ ही साथ इसीलिए बता रहा हूं, अगला पॉइंट आता है कि अब फिर धन विद्युतीय लक्षण इस तरफ घटा है तो अब जाहिर सी बात है ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ेगा, क्योंकि इधर जब आप जाते हैं बाईं से दाईं ओर तो अधातुएं आती है और अधातुएं ऋणात्मक होती हैं। जैसे क्लोरीन पर आप जानते हैं माइनस होता है, फ्लोरीन पर माइनस होता है, नाइट्रोजन पर इसी तरीके से 3-, ऑक्सीजन पर 2-, ये सब इधर अधातुएं में दाईं ओर होती हैं। पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में दाईं ओर ये सब अधातुएं होती हैं और ये ऋणात्मक होती हैं। इसका मतलब आप दाईं उन्हीं की तरफ जा रहे हैं तो वो लक्षण बढ़ेगा, आप ऋणात्मक तरफ जा रहे हैं तो ऋणात्मक लक्षण बढ़ेगा। इसका मतलब ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ता है, ऋण विद्युतीय लक्षण क्या होता है, बढ़ेगा, बढ़ता है। ठीक है, ऋण विद्युतीय लक्षण कहें या इसी को एक नाम और दे सकते हैं, विद्युत ऋणात्मकता, ऋणात्मकता कह सकते हैं। ये दोनों एक ही बातें, बढ़ता है। तो इधर विद्युत ऋणात्मकता घटेगी, लिखने की क्या जरूरत है, मैं इधर अब लिख रहा हूं, आप उसका उल्टा इधर समझ लीजिएगा। जो चीज इधर बढ़ रही है वो यहाँ घट रही है, ठीक है, जो इधर घट रही है वो उधर बढ़ रही है। अब ऐसे आप समझ लीजिएगा तो ताकि जल्दी हो जाए और आप समझ लेंगे अच्छे से। अब देखिए यहां से अगला पॉइंट आता है, एक पॉइंट आता है ऑक्साइडों की क्षारीय, अम्लीय और क्षारीय प्रकृति। देखिए जब आप इधर जाते हैं तो ये अम्ल, भाई ये जैसे इधर देखिए क्लोरीन है, HCl क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। HF ये HCl SO4 H2SO4 सल्फर आदि के साथ अम्ल का निर्माण होता है। तो अम्ल तो नॉन मेटल्स के साथ ही बनेगा, यानी नॉन मेटल यानी कि अधातुएं, और अधातुएं हैं दाईं ओर। भाई इधर आपने जो श्रेणी अभी वो देखा था आवर्त सारणी, उसमें दाईं ओर अधातुएं हैं, तो इसका मतलब इधर जाने पर आपका अम्लीय लक्षण बढ़ेगा। ठीक है, जो भी अम्लीय लक्षण होगा, मैं इन दोनों को एक साथ बता देता हूं, हाइड्रोक्साइड और ये जो लिखा है हाइड्रोक्साइड का अम्लीय और क्षारीय, मैं सिर्फ इतना लिख दे रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा, चाहे वो ऑक्साइड हो या क्षारीय हो, दोनों का ही अम्लीय लक्षण बढ़ता है। कब, जब आप दाएं से बाएं जाते हैं, अम्लीय लक्षण तो बढ़ेगा और क्षारीय लक्षण घटेगा। क्षारीय लक्षण या क्षारीय प्रकृति कह सकते हैं, लक्षण कहिए या प्रकृति कहिए, कोई बात नहीं, नेचर भी कह सकते हैं। ये क्या होगा, घटता है। ये पॉइंट याद रखिए, अम्लीय और क्षारीय, चाहे ऑक्साइड का हो या हाइड्राइड का हो, दोनों के अम्लीय और क्षारीय लक्षण इस तरीके से होते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, बाएं से दाईं ओर आवर्त में चलने पर अम्लीय लक्षण बढ़ता है और क्षारीय लक्षण घटता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट एक साथ कवर हो गए। तो ऊपर से नीचे आने में इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अम्लीय लक्षण बढ़ता था तो इसमें समूह में अम्लीय लक्षण घटेगा। क्षारीय लक्षण उधर घटा था लेफ्ट से आवर्त में, तो वर्ग में चलने पर क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी। ठीक है, ये सब मैं इधर अब नहीं लिख रहा हूं, आप उल्टा समझ लीजिएगा उसका। आयनन विभव, जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो आयनन विभव भी बढ़ेगा। ध्यान रखिए, आयनन विभव बढ़ता है। आयनन विभव है क्या, ये भी चर्चा कर लेते हैं। आयनन विभव कहिए या आयनन ऊर्जा, दोनों में कुछ भी कह सकते हैं। आयनन विभव चाहे आयनन ऊर्जा, ये क्या होता है, बढ़ता है। अब इधर बढ़ा है तो समूह में आयनन विभव क्या होगा, आयनन विभव घटेगा। ये सब कॉमन सी बात है। अब आप समझिए कि आयनन विभव है क्या। आयनन विभव यह होता है जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक जो परमाणु क्रमांक है 11 कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 281 आता है। आप सभी जानते हैं, चीज़ें आपने पढ़ी है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 218 आता है।
तो अगर इसके आउटर मोस्ट यानी बाह्य सेल से, सबसे बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, ये इस एक इलेक्ट्रॉन को, यानी कि किसी भी परमाणु के या तत्व के सबसे बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है उसी को आयनन विभव कहते हैं। तो आयनन विभव की परिभाषा याद रखिए, पूछा जाए आयनन विभव क्या है, किसी भी तत्व के बाह्य कोश से, बाह्य कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयनन विभव कहते हैं। ये बात बार बार मैं बोल रहा हूं, इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। तो आयनन विभव आप समझ गए, एक तरह की ऊर्जा है जो कि किसी भी तत्व के बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने में आवश्यकता लगती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता लगती है उसे आयनन विभव कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। तो आयनन विभव इधर पर भी चर्चा हो गई कि आयनन विभव इधर बाईं से दाईं ओर जाने पर बढ़ता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं एक और पॉइंट, आखिरी पॉइंट, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या क्या है? परमाणु त्रिज्या सबसे पहले तो लिख लीजिए कि लेफ्ट से राइट जाने में परमाणु त्रिज्या घटती है। परमाणु त्रिज्या घटेगी तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, यहां पर बढ़ती है और यहां घटती है। परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या भी कई बार आ जाता है वर्ड, तो ये भी वही काम होता है, आयनिक त्रिज्या भी घटती है। यानी कि लेफ्ट से राइट जाएं तो आयनिक त्रिज्या भी क्या होती है, घटती है। आवर्त में चलने पर आयनिक त्रिज्या घटती है और परमाणु त्रिज्या वर्ग में चलने पर बढ़ती है, उल्टा ठीक इसका विपरीत। इतने पॉइंट्स आप हमेशा ध्यान रखिए माइंड में, कौन बढ़ता है कौन घटता है, मैंने आपको अलग अलग क्रमवार तरीके से अच्छे समझा दिया। अब बस केवल एक चीज और डेफिनेशन दे देता हूं कि परमाणु त्रिज्या है क्या। ये पॉइंट आप सब, बस इससे पॉइंट से आपसे ज्यादा नहीं पूछा जा सकता, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें हो गई, फिर भी मैं बस अब आपको ये बता दूं कि परमाणु त्रिज्या की परिभाषा क्या है। किसी भी परमाणु के लिए, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन क्या होगा, 287 होगा, है ना। कोई भी चीज़ हो, जैसे अभी आपने देखा था सोडियम 281 था। आप देखिए कि कोई भी आपका, मैं एक तरह से आपको एग्जांपल ऐसे लेकर के देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले तो आप समझिए कि परमाणु त्रिज्या है क्या, परिभाषा समझते हैं। 281 जैसे सोडियम पर ही ले लेते हैं, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो इसकी संरचना कैसे बनती है, सबसे पहले नाभिक बनाते हैं, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉनों का विन्यास है 281, इसको ऐसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और तीसरी कक्षा एक और है जिसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, तो 2 8 1, देखिए पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरी कक्षा में 3 ही कक्षाएं हैं। तो इसके नाभिक से इसके बाह्य कक्षा, जो बाहरी कक्षा, ये जो कक्षा आप देख रहे हैं सबसे बाहरी कक्षा है ना, बाहरी कक्षा कह सकते हैं इसको हम, बाहरी कक्षा कहें, या फिर इसको बाह्य कोश कह सकते हैं, बाह्य कोश कह सकते हैं, बाह्य, जो भी आप कहना चाहें, बाहरी कक्षा या बाह्य कोश। नाभिक से बाहरी कक्षा या बाह्य कोश की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। किसी परमाणु की त्रिज्या की परिभाषा यही है, नाभिक से बाह्य कोश के मध्य की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आ जाएगा तो आप परमाणु त्रिज्या की भी परिभाषा दे देंगे, ठीक है। पहले तो ये हो गया परमाणु त्रिज्या है क्या। तो अब आप देखिए सोडियम का हमने बना ही रखा। अगर मैं आपसे पूछूं सोडियम के ठीक ऊपर कौन है, तो लिथियम होता है। देखिए अगर लिथियम की बात करें, लिथियम 3 नंबर पे होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन विन्यास 2,1 होता है। इसमें पहले नाभिक बनेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में सिर्फ 1, इतना ही स्ट्रक्चर होगा। आप देखिए इसकी त्रिज्या छोटी है और इसकी त्रिज्या बड़ी है। ये सोडियम है, जैसे सोडियम 11 नंबर पे होता है, जैसे, और ये एक ही समूह में होते हैं। आपको मालूम है कि मैंने अभी पढ़ा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब एक ही में होते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वर्ग में नीचे हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे त्रिज्या बढ़ रही है। देखिए लिथियम के नीचे ये होता है, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, लिथियम के नीचे सोडियम है, तो देखिए इसकी त्रिज्या बस इतनी ही है और इसकी त्रिज्या बड़ी हो गई। तो जैसे जैसे कोष बढ़ रहे हैं, क्योंकि सेल भी बढ़ जाते हैं ना, देखिए यहाँ 3 सेल हो गए, 1 2 3, और यहाँ पर सिर्फ 2 ही सेल हैं, 2 ही कक्षाएं हैं। इसका मतलब क्या है कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्याएं बढ़ती हैं, तो इसका उल्टा होगा कि आवर्त में जाने पर घटती हैं। इसीलिए मैंने ऐसा लिखा था, आपने देखा होगा अभी पीछे, कि परमाणु त्रिज्याएं बाईं से दाईं ओर जाने पर घटती हैं और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती हैं। देखिए बढ़ते हुए दिख रहा है आपको। तो इस प्रकार से चीज़ें आप समझ गए होंगे और परमाणु त्रिज्या क्या है, सारे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। ये आपका आवर्त सारणी का कंप्लीट लेक्चर हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। जिन लोगों को थोड़ा भी बेसिक नॉलेज था वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग वीडियोस को शेयर करते रहिए, लगातार दोस्तों को जोड़ते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।